गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने बीए फाइनल में जो भारत का भूगोल है उसमें अपना एक टॉपिक है कृषि और उसके प्रकार और उसकी विशेषताएं। आज हम इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, हम पढ़ते हैं कृषि, उसके प्रकार और उसकी विशेषताओं के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए, कृषि के बारे में हम बात करते हैं तो भारत के संदर्भ में हम बात करें तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, क्योंकि यहाँ पे जो भारत की जो 60% जनसंख्या है, 60% से अधिक जनसंख्या इस कृषि कार्य में लगी हुई है और बाकी जो 40% जनसंख्या है वो भी प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से जनसंख्या पर कृषि पर ही आधारित है। तो जैसे देखिए, 40% जो जनसंख्या तो प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आधारित है और जो 40% जनसंख्या है वो जैसे परिवहन के माध्यम से और फिर व्यापार के माध्यम से, ठीक है, और कृषि उद्योगों के माध्यम से, इस प्रकार से कुल मिला के पूरी जनसंख्या है भारत की वो कृषि पर ही प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आधारित है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ही है, ठीक है। और आगे हम देखें कि भारत में कृषि में प्रमुख जो उत्पादन किया जाता है तो वो खाद्यान्नों को इसमें प्रमुख उत्पादन किया जाता है, जैसे गेहूँ, चावल है, मक्का है, बाजरा है। इन प्रमुख खाद्यान्नों का यहाँ पे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। और फिर खाद्यान्नों के अलावा भी हम देखें तो यहाँ पे बागवानी है, ठीक है, मत्स्य उत्पादन है, फिर रेशम उत्पादन है, ठीक है। इस प्रकार से अन्य उत्पादन भी यहाँ पे कृषि के रूप में किए जाते हैं, ठीक है। फिर आगे हम देखें कृषि के प्रकारों के बारे में हम देखते हैं तो भारत में मुख्यतः 4 प्रकार की कृषि की जाती है। देखिए, हम शुरू करते हैं कि कृषि के जो प्रकार है वो कौन कौन से हैं भारत में और कौन कौन सी प्रकार की कृषि भारत में की जाती है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो देखिए, भारत में जो कृषि का जो पहला प्रकार है वो है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि। देखिए, स्थानांतरित कृषि के बारे में हम बात करें, हमें पिछले ही वीडियो में, कल के ही वीडियो में हमने इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताया था। तो देखिए, स्थानांतरित जो कृषि है वो मुख्यतः की जाती है पहाड़ी ढालों में, ठीक है। और फिर ये जो कृषि है स्थानांतरित कृषि वो मुख्यतः जनजातियों के द्वारा की जाती है। भारत की जो मुख्य जनजाति है, जैसे देख लीजिए मध्य प्रदेश में गौड़ जनजाति पाई जाती है, ठीक है, और उत्तराखंड की जनजाति है और राजस्थान की जो भील जनजाति है, उन सभी जनजातियों के द्वारा ये स्थानांतरित कृषि की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, जनजातियों के द्वारा एक बहुत बड़े जो वन जो जंगल होते हैं उन जंगलों को फिर काट कर या फिर जलाकर साफ कर दिया जाता है और फिर इनको साफ करके यहाँ पे कृषि कार्य किया जाता है, ठीक है। फिर कुछ दिनों तक यहाँ पे कृषि कार्य करते हैं, 1-2 साल तक ये यहाँ पे कृषि करते हैं। उसके कुछ दिनों बाद ये जब उसकी जो मिट्टी है अनुपजाऊ हो जाती है, उसके बाद ये उस जगह को छोड़ देते हैं, उन जंगलों को ये छोड़ देते हैं और फिर वो अन्य जंगलों की तरफ जाते हैं, वहाँ पे जंगलों को साफ करते हैं, जलाते हैं, फिर वहाँ पे वापस कृषि कार्य करते हैं। इस प्रकार से ये आगे से आगे बढ़ते जाते हैं और ये पिछली जो भूमि उसको छोड़ते जाते हैं। इस प्रकार से जो स्थानांतरित कृषि होती है इसमें बहुत ही वनों का बहुत अधिक नुकसान होता है, इसमें पर्यावरण को भी नुकसान होता है। इस प्रकार से ये जो कृषि है वो मुख्यतः किनके द्वारा की जाती है, जनजातियों के द्वारा की जाती है, ठीक है। फिर हम देखें इसकी जो भारत में हम इनका विस्तार देखें कि ये भारत में कहाँ कहाँ की जाती है। तो देखिए, भारत में हम देखते हैं इसका विस्तार हम देखें तो ये भारत में जो पूर्वोत्तर जो राज्य है उन सभी राज्यों में असम है, नागालैंड है, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा और इसके अलावा जो पूर्वी भारत है तो उसमें देखिए आप छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, बिहार है। इन जो पूर्वी और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, मुख्यतः भारत का पूर्वी और जो पूर्वोत्तर राज्य है उन सभी राज्यों में जनजातियों के द्वारा ये स्थानांतरित कृषि की जाती है, ठीक है। फिर आगे हम इसके जो भारत में अन्य अलग अलग क्षेत्रों में इसके अलग अलग नामों से कृषि को पुकारा जाता है। हम देखते हैं किन किन क्षेत्रों में इसको किन किन रूपों में जानते हैं। तो देखिए, असम में इसको कहते हैं झूम कृषि, ठीक है। असम में इसको कहते हैं झूम कृषि, केरल में कहते हैं इसको पोनम,
केरल में ओनम, आंध्र प्रदेश में पोदू, आंध्र प्रदेश में पोदू, और मध्य प्रदेश में बीरा, मध्य प्रदेश में बीरा और पेंडा, मध्य प्रदेश में बीरा और पेंडा। ये इसके स्थानांतरित कृषि के अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। असम में इसको जाना जाता है झूमिंग कृषि के नाम से, केरल में इसको जाना जाता है पोनम के नाम से, आंध्र प्रदेश में इसको पोदू के नाम से जानते हैं, और मध्य प्रदेश में बीरा और पेंडा के नाम से स्थानांतरित कृषि को जाना जाता है। ठीक है, ये हमारी हो गई स्थानांतरित कृषि। ठीक है, आगे हम देखते हैं और अगली जो प्रकार की कृषि है वो है जीवन निर्वहन कृषि। जीवन निर्वहन कृषि। देखिए, ये जो जीवन निर्वहन कृषि है इसके बारे में हम बात करें तो ये जो ऐसे क्षेत्रों में की जाती है मुख्यतः जहाँ पे जनसंख्या का घनत्व तो बहुत अधिक हो और उस क्षेत्रफल कम हो, उस क्षेत्र में यह कृषि की जाती है। क्योंकि जो जनसंख्या का ज़्यादा घनत्व उस जनसंख्या घनत्व का जब उस जनसंख्या का भरण पोषण करने के उद्देश्य से ये कृषि की जाती है। ठीक है, और इस कृषि की ये जो कृषि है उसको हम पारंपरिक कृषि भी कहते हैं। इसका अन्य नाम है पारंपरिक कृषि भी इसको कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो कृषि है वो बहुत पुराने तरीके से की जाती है। ठीक है, इसमें जो कृषि के जो औजार है, पुराने औजारों का इसमें उपयोग किया जाता है। पुराने औजार और तकनीकी का इसमें अभाव होता है। जो आधुनिक तकनीकी है उस आधुनिक तकनीकी के द्वारा ये नहीं की जाती है। आधुनिक तकनीकी का इसमें अभाव होता है। आधुनिक तकनीकी का ये जो अपनी जीवन निर्वहन कृषि है उसमें अभाव होता है। और यह जो कृषि है वो इसमें भूमि का एक बहुत मतलब जो कृषि भूमि जो क्षेत्र है वो छोटा होता है। इसमें कृषि भूमि क्षेत्र मतलब छोटा आकार होता है। इसमें कृषि भूमि का जो मतलब खेतों का जो आकार होता है वो छोटा होता है। और इसमें पुराने तरीके से कृषि की जाती है, पुराने औजार इसमें काम में लिए जाते हैं, इसलिए इसको पारंपरिक कृषि भी कहा जाता है। सबसे प्राचीन कृषि है और इसमें इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो जनसंख्या का भरण पोषण इसमें होता है। इसमें व्यापार का इसमें बहुत ही कम महत्व होता है, व्यापार का इसमें बिल्कुल न के बराबर इसमें महत्व होता है। ठीक है, फिर हम देखें कि ये जो कृषि है इसमें प्रति व्यक्ति उपज भी इसमें बहुत कम होता है। प्रति व्यक्ति उपज इसमें कम होता है क्योंकि इसमें जो रासायनिक खाद है, ठीक है, जो रासायनिक खादों का इसमें और उन्नत बीजों का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसलिए इसका जो प्रति व्यक्ति जो उसकी उपज है वो भी कम होती है। ठीक है, तो ये हमारी है जीवन निर्वहन कृषि। इसमें ये जो इसका अन्य नाम पारंपरिक कृषि भी है क्योंकि सबसे प्राचीन काल में ये प्रकार की कृषि की जाती थी। इसमें पुराने औजारों से पुराने तरीकों से इसमें कृषि की जाती है। इसमें आधुनिक जो तकनीकी है उसका अभाव होता है। और इसमें हम देखें तो ये जो जीवन निर्वहन कृषि है वे जनसंख्या का भरण पोषण करने के उद्देश्य से ही की जाती है। जिन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है और क्षेत्रफल कम होता है उन क्षेत्रों में यह कृषि की जाती है और इसमें प्रति व्यक्ति आय भी इसमें कम होता है। ठीक है, फिर हम इसमें जो अन्य विशेषता इसकी है वो है इसमें निर्धनता, ऋणग्रस्तता, ऋणग्रस्तता और इसमें जो इसका निम्न जीवन स्तर इस कृषि की विशेषता है। ठीक है, क्योंकि ये जो जिन
कृषकों के द्वारा की जाती है उनका जो जीवन स्तर है वो भी बिल्कुल निम्न होता है, क्योंकि उत्पादन कम होता है और इसमें मेहनत भी ज़्यादा होती है। उसमें परिवार के सभी लोग इसी कृषि कार्य में लगे हुए होते हैं, तो अन्य भी ऑप्शन इनके पास नहीं होता है। और इसमें ऋण जो निर्धनता वो भी इसमें आ जाती है और उनको अपने परिवार को चलाने के लिए अनेक ऋण भी उनको लेना पड़ता है। कई बार कृषि में जो उत्पादन होता है वो बहुत ही कम होता है किन्हीं कारणों से, जैसे मानसून के कारण से उत्पादन बहुत कम हो गया है, ठीक है। फिर इसलिए कई बार अकाल पड़ जाता है, मतलब ऐसे कई कारणों से वहाँ पे जो उत्पादन तो होता है वो भी बहुत कम होता है। इतना कम हो जाता है कई बार कि जो जनसंख्या का जो भरण पोषण है वो भी करना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार से ये जो इसमें निर्धनता इसमें आ जाती है और ऋण भी कृषकों को लेना पड़ता है और इसमें जो लोगों का वो जीवन स्तर बहुत निम्न हो जाता है। इस प्रकार से ये हमारी जीवन निर्वहन कृषि है। फिर आगे हम देखते हैं हमारी जो अगली कृषि है वो है व्यापारिक कृषि। व्यापारिक कृषि देखिए, इस कृषि का जो मुख्य उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य इसका होता है व्यापार करना। ये कृषि है वो बहुत बड़े क्षेत्रफल पर इस कृषि का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और इस बहुत बड़े भाग पर इस कृषि का उत्पादन होता है और उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है इसमें व्यापार करना। इसमें आधुनिक तकनीकी का इसमें प्रयोग किया जाता है, आधुनिक तकनीकी का प्रयोग, अनेक रसायनों का इसमें प्रयोग किया जाता है, रसायनों का प्रयोग, उत्तम बीजों का प्रयोग, उत्तम बीज, ठीक है। और आधुनिक तकनीकी के द्वारा ये कृषि की जाती है। इसमें नई जो भी तकनीकी है कृषि के अधिक उत्पादन करने के लिए जो भी इसमें उन्नत बीजों का इसमें प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ही होता है व्यापार करना और व्यापार करने के उद्देश्य से ये कृषि की जाती है और बहुत बड़े भाग पर ये कृषि की जाती है, ठीक है। इसमें पूंजी की भी इसमें बहुत अधिक आवश्यकता होती है, पूंजी की इसमें अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जो बड़े भागों पे कृषि की जाती है तो उसके लिए जो अनेक जो नई तकनीकी उस तकनीकी को अपनाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, रसायनों को खरीदने के लिए, उन्नत बीजों को खरीदने के लिए, इसमें और कृषि को इसमें जो मजदूर होते हैं उनको भी हम कुछ मजदूरी देने के लिए, इस प्रकार से पूंजी की इसमें अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर हम इसमें देखें तो इसमें किन फसलों का उत्पादन किया जाता है, तो हम इसमें देखते हैं गेहूँ, चावल है, मक्का है, इन फसलों का इसमें उत्पादन किया जाता है, गन्ना है, ठीक है। और हम भारत में देखें तो जो भारत में व्यापारिक जो कृषि है वो की जाती है, एक तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में। ये जो अपना जो भारत का जो उत्तर का मैदान है उस उत्तर के मैदान में व्यापारिक कृषि की जाती है, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं ये हमारी जो व्यापारिक कृषि हमने देखा कि इस कृषि का जो मुख्य उद्देश्य होता है व्यापार करना। बड़े क्षेत्रों में ये कृषि की जाती है, कृषि का उत्पादन किया जाता है। मुख्यतः इसमें गेहूँ, चावल का उत्पादन होता है, गन्ना का उत्पादन इसमें किया जाता है। इसका जो मुख्य होता है वो व्यापार करना इसका उद्देश्य होता है और इसमें आधुनिक तकनीकी का प्रयोग इसमें किया जाता है, क्योंकि इसमें जो उत्पादन है वो अधिक उत्पादन अधिक किया जाता है, तो अधिक उत्पादन करने के लिए इसमें अनेक रसायनों का और उन्नत बीजों का भी इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये सब इसकी विशेषताएं हैं। आगे हम देखते हैं अपनी जो अगली कृषि है वो है बागाती कृषि। बागाती कृषि के बारे में हम देखें तो ये जो बागाती कृषि है ये इसका जो विस्तार है तो इसका विस्तार देखते हैं। जो पहाड़ी ढाल है, पहाड़ी ढालों पर बागान तैयार किए जाते हैं। बागान तैयार करके ये बागाती कृषि है वो की जाती है, ठीक है। और इस बागाती कृषि में देखिए जो एक बार बड़े जो बागान हैं वो विकसित कर दिए जाते हैं और फिर एक बार विकसित करने के बाद, एक बार बागानों को तैयार करने के बाद 3-4 सालों तक इसमें उत्पादन लिया जा सकता है। और हम भारत में देखें तो भारत में जो मुख्यतः जो बागान है वो चाय के बागान भारत में प्रसिद्ध है, ठीक है। और इन चाय के बागानों को एक बार तैयार करने के बाद कई बार इनका उपयोग कर सकते हैं। और ये जो पहले हम देखें तो इनका जो इन बागानों पर अधिकार तो पहले यूरोपीय जो संघ के जो
देश है उनका अधिकार था, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने इन पे अधिकार कर लिया है और आसाम के जो बागान है उन पे भारत का अधिकार हो गया है। और फिर भारत में हम देखें तो भारत के जो पूर्वोत्तर भारत है और पूर्वी भारत जो पहाड़ी ढाल है उनमें ये कृषि की जाती है। और दक्षिण का जो पठार है, दक्षिण के पठार में भी हम देखें जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों में भी ये बागान विकसित किए गए हैं। तो हम पूर्वोत्तर भारत में हम देखें तो इन बागानों में मुख्यतः चाय की कृषि की जाती है, आसाम की चाय प्रसिद्ध है। और फिर हम दक्षिण भारत में हम देखें तो इन बागानों में मुख्यतः मक्का, वो कहवा और कॉफ़ी का यहाँ पे उत्पादन किया जाता है और रबड़ का उत्पादन इन बागानों में किया जाता है। इस प्रकार से जो बागान है ये एक बार विकसित करने के बाद कई दिनों तक इनका उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मुख्यतः फसलों को हम देखें तो इसमें चाय है, ठीक है, कॉफ़ी है, चाय, कॉफ़ी और रबड़ और कहवा, इन फसलों का इसमें बागायती फसल में उत्पादन किया जाता है। और भारत के हम जो क्षेत्र देखें तो भारत में पूर्वोत्तर भारत जिसमें असम, दार्जिलिंग, नागालैंड, इन क्षेत्रों में चाय के बागान विकसित किए गए हैं। फिर हम देखें तो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, दक्षिण भारत में हम देखें तो नीलगिरी की पहाड़ियों में जो कहवा के और फिर कॉफ़ी के जो बागान विकसित किए गए हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये बागायती कृषि है और इसका भी जो उद्देश्य होता है वो व्यापार करना इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, लेकिन आगे हम देखते हैं कि ये हमारी कृषि के प्रकार हो गए हैं। 4 प्रकार है मुख्यतः। पहला स्थानांतरित कृषि है, फिर जीवन निर्वहन कृषि है, फिर व्यापारिक कृषि है और फिर बागायती कृषि है। ठीक है, इस प्रकार से हमने भारत में कृषि के जो मुख्य 4 प्रकार हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। आगे हम भारत में कृषि की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं कि जो भारत में कृषि की क्या क्या विशेषताएँ हैं। तो देखिए, हम शुरू करते हैं और भारत में कृषि की विशेषताओं के बारे में देखें तो सबसे बड़ी विशेषता इसकी यह है कि ये भारत की जो जनसंख्या है वो पूर्णतः कृषि पर निर्भर है। जनसंख्या की निर्भरता ये भारतीय कृषि की सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि भारत एक निर्धन देश है और भारत एक कृषि प्रधान देश भी है। इसमें भारत की कम से कम 60% जनसंख्या है वो कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। ठीक है, और जो बाकी जो जनसंख्या बच गई वो परोक्ष रूप से भी कृषि पर ही निर्भर है। तो उसमें हम देखें तो परोक्ष रूप से देखते हैं जैसे परिवहन है, व्यापार है, इसके माध्यम से कृषि पर जो भी आधारित जो उद्योग है उन उद्योगों के माध्यम से, जैसे कपास है, कपड़ा उद्योग है, ठीक है, और सीमेंट उद्योग है। ठीक है, इसके अलावा जो भी कागज़ उद्योग है, अप्रत्यक्ष रूप से भी हम देखें तो अप्रत्यक्ष रूप से भी जो भारत की जो जनसंख्या है वो कृषि पर ही निर्भर है। ठीक है, फिर आगे हम इसकी विशेषता देखें तो अगली इसकी विशेषता है कि कृषि पर जलवायु का प्रभाव। कृषि पर जलवायु का प्रभाव। तो देखिए, भारत की जो कृषि है, भारत की कृषि पर जलवायु का प्रभाव भी हमें बहुत देखने को मिलता है। वैसे देख लीजिए, भारत की कृषि है उसको मानसून का जुआ भी कहा जाता है। भारत की जो कृषि है उसे मानसून का जुआ भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो कृषि है भारत की जो पूर्णतः मानसून पर निर्भर है। मानसून पर निर्भर होने के कारण से ही इसे भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। तो देख लीजिए, जो भारत में जो 2 प्रकार की मुख्यतः कृषि की जाती है, रबी की कृषि और खरीफ की। तो रबी में हम देखते हैं गेहूं की कृषि की जाती है। तो ये जो ग्रीष्मकालीन जो मानसून है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, ये जो कृषि है, रबी की जो फसल है वो पूर्णतः दक्षिण पश्चिमी मानसून पर निर्भर है। ठीक है, और खरीफ की जो फसल है वो भी कुछ हद तक जो आपका जो शीतकालीन जो मानसून है, उत्तर पूर्वी मानसून जो शीतकालीन मानसून है उसके ऊपर निर्भर है। इस प्रकार से इसीलिए मानसून पर निर्भर होने के कारण से ही भारतीय जी कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। आगे हम इसकी विशेषता देखें तो इसमें फसलों की विविधता है। इसमें अनेक प्रकार की फसलों का उत्पादन भी किया जाता है। अगली इसकी विशेषता है फसलों की विविधता।
भारत एक वैसे तो उष्णकटिबंधीय देश है और इसमें उष्णकटिबंधीय देश होने के अलावा इसमें अनेक प्रकार की कृषि जैसे उष्णकटिबंधीय फसल है, शीतोष्णकटिबंधीय फसल है, इन फसलों का भी उत्पादन इसमें किया जाता है। मतलब यहाँ पे फसलों की भी विविधता देखने को मिलती है। फिर इसमें अगली विशेषता है खाद्यान्नों की विविधता। खाद्यान्नों की विविधता, देखिए भारत में अनेक प्रकार के खाद्यान्नों का कृषि के अंतर्गत उत्पादन किया जाता है। जैसे हम देखते हैं चावल है, गेहूं है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, इस प्रकार से अनेक खाद्यान्नों का उत्पादन भी इसमें किया जाता है। इसलिए इसकी अगली विशेषता हो गई कि इसमें खाद्यान्नों की विविधता हमें देखने को मिलती है। फिर कृषि में खाद्यान्नों के अलावा भी यहाँ पे जो व्यापारिक फसलें हैं, व्यापारिक फसलें रबड़ है, कहवा है, चाय है, बागायती फसलें भी इसमें की जाती है। फिर आगे इसकी विशेषता हम देखें तो अगली विशेषता है सिंचित भूमि। सिंचित भूमि, देखिए भारत की जो एशिया की हम बात करें तो एशिया में चीन के बाद सर्वाधिक सिंचित भूमि है वो केवल भारत में ही है। ठीक है, भारत में जब मानसून जब कभी लेट आता है, कभी वर्षा अनिश्चित रूप से होती है, कभी लगातार वर्षा नहीं होती है, कभी रुक रुक के होती है, तो इन प्रकार की सभी समस्याओं के कारण यहाँ पे कुछ भागों में सिंचाई भी की जाती है। और जैसे हम देखें तो पश्चिमी भारत है उसमें तो अधिकतर जो कृषि की जाती है वो सिंचाई के द्वारा ही की जाती है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा का बहुत ही अभाव रहता है। इस प्रकार से इसका जो बहुत बड़ा भाग है वो सिंचित है, तो इसलिए इसकी अगली विशेषता है कि इसमें सिंचित भूमि अधिक है। फिर इसकी बात करें, अगली विशेषता की बात करें तो यहाँ पे रबी, खरीफ और जायद फसलें, रबी, खरीफ और जायद फसलें, जायद फसलें का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे सर्दियों में तो हम करते हैं रबी की फसल का उत्पादन किया जाता है, गर्मियों में खरीफ की फसल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, गर्मियों के दिनों में किया जाता है खरीफ की फसल का उत्पादन। ठीक है, और सर्दियों में तो देखिए खरीफ का फसल का उत्पादन किया जाता है और उसके मध्य में जायद की फसलों का उत्पादन भी किया जाता है। रबी की फसलों में हम देखें गेहूँ है, सरसों है, चना है, इनका उत्पादन किया जाता है। और खरीफ में हम देखें तो बाजरा है, मूंग, मोठ, इनका उत्पादन इस क्षेत्र में किया जाता है, भारत में किया जाता है। और उनके मध्य भाग है जो उस क्षेत्र मध्य समय में जायद की फसलों का उत्पादन भी किया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे 3 फसलें उत्पादित की जाती है। फिर आगे इसकी विशेषता हम देखें तो इसमें अगली है कि कृषि में प्राचीन ढंग, कृषि में प्राचीन ढंग। देखिए भारत की जो कृषि है वह, भारत एक अभी विकासशील देश है, भारत एक विकसित देशों की श्रेणी में अभी नहीं आया है। तो विकासशील देश होने की वजह से यहाँ पे जो आधुनिक सुविधाएं हैं उन सुविधाओं के भी यहाँ पे अभाव है, आधुनिक तकनीकी का यहाँ पे अभाव है, पूंजी का यहाँ पे अभाव है। तो इसलिए यहाँ पे जो कृषि की जाती है वो आधुनिक तरीके से कृषि नहीं की जाती है, लेकिन यहाँ पे जो कृषि है वो बहुत प्राचीन तरीके से की जाती है। ठीक है, उन्नत बीजों का भी इसमें उपयोग नहीं किया जाता है। अनेक प्रकार के जो उत्पादन अधिक करने वाले जो रसायन हैं उनका उपयोग भी इसमें यहाँ पे कभी कम किया जा रहा है। इस प्रकार से अभी तक भारत एक विकासशील देश होने के कारण से अभी जो कृषि की जा रही है वो बहुत प्राचीन तरीके से ही की जा रही है और उसी के कारण से यहाँ का जो उत्पादन है वो भी बहुत कम हो रहा है। इसलिए इस प्रकार की ये जो कृषि है की विशेषताएं हमने देखी है, कृषि की विशेषताएं, तो हमने 7 विशेषताओं के बारे में हमने डिटेल से अध्ययन किया है। तो हमारी जो विशेषता, जो पहली विशेषता के बारे में हमने देखा है कि ये जो जनसंख्या की यहाँ पे निर्भरता है। दूसरी हमने देखी है कि कृषि पर जनसंख्या का प्रभाव है, मतलब ये पूर्णतः कृषि पर, यहाँ की जो कृषि है वो पूर्णतः जलवायु पर निर्भर है और इसलिए इसको मानसून का जुआ भी कहा जाता है। तीसरी विशेषता इसकी हमने देखी कि इस यहाँ पे फसलों की विविधता है। ठीक है, फिर अगली विशेषता हमने देखी कि यहाँ पे खाद्यान्नों की विविधता है। फिर अगली है सिंचित भूमि है, यहाँ पे अधिक है और रबी फसल और जायद की फसलें उत्पादित की जाती है और इसमें कृषि में जो अभी तक प्राचीन ढंग इसकी विशेषता है। कृषि जो प्राचीन तौर तरीके से कृषि यहाँ की जाती है। इस प्रकार से हमने आज कृषि, उसके प्रकार और उसकी विशेषताओं के बारे में हमने डिटेल से अध्ययन कर लिया है। आने वाली वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।